अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। मेरा ख्याल है 2-3 दिन से शायद मैंने बात ही नहीं की कोई। कल नहीं की आखिरी बात कोई तीमारदारी के बाद, या शायद तीमारदारी की थी मेरे ख्याल में। बुजुर्गों के बारे में बात की थी मैं? नहीं ना। आप में से जिन लोगों के घर में दादा दादी नाना नानी, क्योंकि आपके पेरेंट्स तो शायद इतने बुजुर्ग नहीं होंगे अभी, तो इसलिए दादा दादी नाना नानी अगर आपके घर में वो हैं और आपको एक्सपीरियंस है, तो इंसान जब बूढ़ा हो जाता है ना तो कमजोर तो होता ही है, बीमार अलग चीज है, चिड़चिड़ा भी हो रहा होता है और वो नेग्लेक्टेड फील कर रहा होता है, तो उसकी वजह से भी ना वो मजीद चिड़चिड़ा होता है। फिर दिमाग भी कमजोर होता है, भूलना शुरू होता है, तो कई बातों के अंदर वो बार बार एक ही बात किए जाते हैं। फिर आपको कभी, अगर आपको एक्सपीरियंस है दादा दादी नाना नानी का, आपको इरिटेशन भी होती होगी कि क्या पता नहीं है उनको तंग करे जा रहे हैं। हाँ, कुछ दादा दादी नाना नानी वाकई ही खराब हरकतें करते होंगे, मतलब घरों के अंदर साजिशें, और हो सकते हैं ऐसे, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर अम्मी से पूछेंगे तो आपकी दादी अच्छी नहीं होंगी, अब्बू से पूछेंगे तो नानी अच्छी नहीं होंगी। तो ये खराबियां तो अपनी जगह हैं, लेकिन उनका आपके घर में मौजूद होना, इसके बारे में करता हूं बात अभी। तो अगर अभी आप की ऐसी पोजीशन है कि आप किसी तरह इस डिसीजन में इन्वॉल्व हो सकते हो कि दादा दादी को अपने घर लाके रखना है कि सबसे छोटे चच्चा के सर डालना है, तो अभी नहीं तो कल के लिए याद रखिएगा, इस चीज की ना जिंदगी भर कोशिश रखिएगा कि एज मच एज पॉसिबल बुजुर्ग घर का हिस्सा हो सकें। क्योंकि इब्ने हिबान 559 सईदा इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरकत तुम्हारे बुजुर्गों के साथ है। तो इसलिए बुजुर्गों की जो एग्जिस्टेंस है ना घर के अंदर, वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग है, चाहे चिड़चिड़े हो चाहे जो भी हो। तो इसलिए जिंदगी में कभी मौका हो और आप इस डिसीजन मेकिंग फेज पे पहुंचे कि बुजुर्गों को घर में रखना है कि नहीं रखना, तो बस ये याद रखना कि बरकत का दरवाजा है। मैंने कल आपको एबनॉर्मल गेन पे बात खत्म की थी और मेरा ख्याल है बस है ना, उसका सवाल किया था और रीजन बताए थे, ठीक है। तो कल आपको मैंने लॉसेस की बात की थी। चले अब लॉसेस को फिलहाल कर देते हैं साइड पे। इनपुट तो हो गई होगा सवाल में, लॉस को फिलहाल अब छोड़ देते हैं और वर्क इन प्रोसेस को भी मजीद 2 टुकड़ों में बांट देता हूं। अभी पहले सिखा देता हूं क्लोजिंग इन प्रोसेस, ओपनिंग को फिलहाल साइड पे रखते हैं और आउटपुट तो होगा ही होगा। तो मैं भी लॉसेस को फिलहाल साइड पे करके अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस सिखाता हूं। इसको समझने के लिए ना आप एक इस टॉपिक की अजम्पशन समझ के उसको पक्का पक्का ध्यान में रख ले। लिखना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, लिख लीजिएगा। मैंने आपको जब ये प्रोसेस कल परसों शुरू कराया था तब भी की थी ये बात कि हम लोग अगर सवाल में कह रहे हैं कि इनपुट 5000 यूनिट्स है, तो ये मतलब नहीं है कि वो 5000 यूनिट्स महीने के शुरू में इकट्ठे मशीन में डाले थे, फिर वो पूरा महीना पकते रहे, सड़ते रहे, गलते रहे, कुड़ते रहे, फिर महीने के बाद ढक्कन खोला। ये नहीं हो रहा है। 5000 इनपुट से क्या मुराद है, उस महीने में टोटल इनपुट इतने हैं। एक दफा में तो शायद 100 200 डलते होंगे, और जब वो मशीन में डल रहे हैं पकने के लिए, कटने के लिए, जो भी है, गलने के लिए, वो कितनी देर मशीन में रहते हैं, ये तो उस प्रोसेस की नेचर, प्रोसेस की ड्यूरेशन पता चलेगी। हो सकता है वो 10 घंटे का प्रोसेस हो सकता है 3 दिन का प्रोसेस हो। तो एक प्रोसेस की जो ड्यूरेशन है, मिसाल के तौर पे अगर 8 घंटे है, अगर प्रोसेस ड्यूरेशन 8 घंटे है, तो अजम्पशन ये है कि इसमें डलने वाला जो इनपुट होगा, यानी मैं आपको चूंकि प्रोसेस 1 पढ़ा रहा हूं अभी, तो जो मटेरियल इनपुट होगा वो फौरन के फौरन इसमें डलेगा, सारा उंडेल दिया फौरन एट वंस।
इसकी मिसाल ऐसे समझें कि अगर कढ़ाई में समोसे तलने हैं तो असल में तो ये हो सकता है कि पहले तेल और आग, पहले उसको गर्म करना है, उसके बाद वो मटेरियल डालना है। तो मटेरियल तो बाद में डल रहा होगा कुछ देर के बाद, लेकिन हमारे जो भी सवाल हैं उसमें अजम्पशन ये चलनी है कि मशीन में मटेरियल डलना है तो प्रोसेस ड्यूरेशन शुरू होना है। इसकी मिसाल आप वॉशिंग मशीन की भी ले सकते हैं। मटेरियल डलेगा तो वो वॉशिंग का प्रोसेस शुरू होगा और मटेरियल फौरन डल जाएगा। यानी अगर इस 8 घंटे में एक दफा में 500 यूनिट्स डलने हैं तो फौरन, तरतार तसा के नहीं, फौरन के फौरन 500 यूनिट्स डल जाने हैं। और उसके बाद जो डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स का खर्चा होना है वो थ्रू आउट 8 घंटे होना है। यानी मटेरियल एट वंस, लेकिन कन्वर्जन इवनली थ्रू आउट। ये अजम्पशन है हमारी, और ये ऐसी अजम्पशन है कि ये सवाल में लिखने की भी जरूरत नहीं है। प्रोसेस कॉस्टिंग के सवालों में एक अजम्पशन ये चला करेगी सारी कैलकुलेशंस में। अंडरलाइंग अजम्पशन ये है, ये प्रोसेस ड्यूरेशन 8 घंटे वाली बात समझ आई ना। हम लोग सवालों को सॉल्व करते हुए ले टोटल फॉर द मंथ रहे होंगे, लेकिन एक दफा यूनिट्स का मशीन में डलना और फिर धुल के मशीन से बाहर निकलना, ये तो कुछ घंटों या कुछ दिनों का प्रोसीजर होगा, उसको मैं प्रोसेस ड्यूरेशन कह रहा हूं। तो हमारे सवालों में एक अजम्पशन ये चलेगी कि मटेरियल फौरन शुरू में ही डल जाया करेगा, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट इवनली थ्रू आउट 8 घंटे से। क्या मतलब इवनली? बराबर। यानी अगर इन 8 घंटों में 4000 रुपए की बिजली लगनी है तो वो बिल्कुल सेम स्पीड से लग रही है, यानी 1 घंटे में 500 रुपए की बिजली लग रही है। ये मतलब है इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस। तो हमारी प्रोसेस कॉस्टिंग की अजम्पशन ये चला करेगी कि जो एक दफा में यूनिट्स डलने हैं, यानी मटेरियल कॉस्ट का इनपुट, वो फौरन हो जाया करेगा। और कब? शुरू में। और कन्वर्जन थ्रू आउट द पीरियड इवनली चलती रहेगी। ये हमारी इन सारे सवालों की एक अंडरलाइन अजम्पशन है। आप ये जरूर ये लाइनें एरो शेरो नोट करें, लेकिन जो जबानी बोल रहा हूं वो बात भी लिखें, यानी इसको अपने अल्फाज में एक्सप्लेन भी करेंगे। ये आपको बार बार ये देख के जरूरी नहीं कि याद रहे। हमारी अंडरलाइन अजम्पशन ये है सारे सवालों की कि जब भी प्रोसेस ड्यूरेशन शुरू होना है, मटेरियल एट वंस डल जाना है शुरू में, और कन्वर्जन थ्रू आउट दी प्रोसेस ड्यूरेशन इवनली इनकर होनी है।
जी ये बात लिखे ना बेटा, लिख ली। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस क्या होता है? हम जिस पीरियड की इस वक्त कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर महीना है तो वो महीना खत्म होने पे अभी इस वक्त मशीन में जो यूनिट्स हैं वो मशीन के अंदर अभी इसलिए बैठे हुए हैं कि उनका बाहर आने का मूड नहीं है। प्रोसेस ड्यूरेशन अभी पूरा हुआ नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री में काम ईयर एंड दे के नहीं चल रहा होता, वो तो अपनी रूटीन में चलेगा। तो उस महीने की कैलकुलेशन के लिए वो कहलाएंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। कल तक हम लोग जो कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हैं, अच्छा वो जो कल एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, बल्कि स्पेशली एबनॉर्मल गेन की कहानी समझा रहा था ना, अगर आपको नहीं समझ आई है तो दिल छोटा नहीं करना, मायूस होने की जरूरत नहीं है, करना वैसे ही जो फार्मूले बताए थे। आस्ता आस्ता जैसे जैसे आप प्रोसेस कॉस्टिंग में ग्रो करेंगे तो बेहतरी होती जाएगी, आप खुद अपने अंदर तब्दीलियां महसूस करेंगे, हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, आपको फील होगा। तो बस सब्र से चलते रहिएगा। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ईयर एंड पे स्टिल या पीरियड एंड पे स्टिल मशीन के अंदर मौजूद है। उनमें जितनी मटेरियल कॉस्ट लगनी थी वो लग गई है या अभी और लगनी है? वो लग गई है। कन्वर्जन अभी अधूरी है ना, अभी अधूरी है। और जो कंप्लीट होके आउट हो गए हैं उन पे मटेरियल कन्वर्जन सब पूरी लग चुकी है। वापस आता हूं, उस पर थोड़ी अंग्रेजी लिख के देता हूं, फिर एक सवाल से ना आपको एक कैलकुलेशन समझाता हूं। एक मिसाल दे रहा हूं, प्रोसेस कॉस्टिंग की मिसाल नहीं है, बस आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं, अगर समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो इसको नोट ना करना, रहने देना। एक पब्लिक प्लेस थी, कोई पार्क था, कोई जू था, वहां पर जो टिकट थी वो बड़े की टिकट थी 300 और बच्चे की टिकट थी इसका 60%, इसका 60%, 180। एक फैमिली में 3 बड़े और 8 बच्चे, ये कोई फैमिली को खाला मामू कजन्स, ये बच्चे उस पार्क में गए। टोटल टिकट्स का कितना खर्चा होगा जी? 3 लोगों पे पूरा 300 और 8 बच्चों पे 180, 2340। और अगर मैं 180 की बजाय यहां लिखूं 300 और फिर 60%, इस पे कोई तकलीफ, तो बुरा लगा किसी को? पक्का है ना? है जी? क्या करूं? ब्रैकेट लगा दूं? क्यों, क्या भाई? मल्टीप्लाई पहले ही होता है, ये मल्टीप्लाई पहले होता है, प्लस बाद में होगा। नहीं, क्या ये स्पेस पे परेशान हो गई? ₹300 हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि टोटल खर्चा इतना है। तो ₹300 कैसे फाइंड करें? इसको सिंप्लीफाई, एक स्टेप। ये क्या बना? 8 × 0.6, 4.8। अच्छा, ये तो 4.8 हो गया। हम ऐसा करते हैं, 10 बच्चे कर लेते हैं। 10 बच्चे में, ओ एक मिनट, 10 बच्चों का कितना बनना था फिर? 2700 ना? 2700 की अमाउंट समझ आ रही है? 3 बड़े हैं, 300 एक बड़े का, और 10 बच्चे हैं, तो बच्चों का 180 रुपए था, जो कि 300 का 60% था। तो 27 रुपए टोटल खर्चा था। अब मैं कह रहा हूं कि अगर हम ये 300 रुपए जानना चाहें तो ये x हो गया, और 3x प्लस 6x और 9x, तो x इज इक्वल टू 300। इस पे कोई एतराज? पक्की बात? और एक काम मुझे और कर दें कि 3 × 300 था और 10 × 300 × 60% था, तो ये था 900 और ये था
1800, ये ऐसे 2700 बना था। इसमें बताएं पहले कोई इतराज है? क्योंकि अगर यही आप कंफ्यूज हो गए तो फिर मैं छोड़ देता हूं। मैं इससे कोई चीज रिलेट कर रहा हूं तो अगर यही कंफ्यूजन है तो फिर नहीं करता रिलेट यहां तक। अब यहां ना स्पेशली आप 2-3 चीजों पे गौर करिएगा कि मैंने ये जो 6 का नंबर निकाला है ये कैसे, और ये 300 रुपए किसका टिकट है, बड़े का कि छोटे का? पक्की बात है। और ये 6 कैसे कैलकुलेट किया मैंने? 10 का 60% लिया। अगर पार्क में सिर्फ बड़े लोग ही जाते तो 9 लोगों का कितना खर्चा आता? 2700, है ना? अब जो जुमला बोलने लगा ना वो असल में वहां तक मैंने पहुंचाने के लिए मिसाल बनाई थी। बच्चे का खर्चा बड़े के खर्चे से 60% है। 10 बच्चों का उतना ही खर्चा होगा जितना इक्विवेलेंट 6 बड़ों का खर्चा होगा। ये बात ठीक बोली मैंने? असल में 6 बड़े नहीं हैं, असल में फिजिकली वो 10 बच्चे ही हैं, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन के लिए कहा जा रहा है कि 10 बच्चों का टोटल खर्चा उतना ही है जितना इक्विवेलेंट 6 बड़ों का होता। जो 3 बड़े हैं वो अलग हैं। मैंने ये जो 3 और 6 9 किए हैं, असल में क्या वो बच्चों को जोड़ जोड़ के बड़े बना दिए? असल में 3 बड़े और 10 बच्चे ही हैं, लेकिन एक्स फाइंड करने के लिए हमने ये जो शक्ल आखिरी बनाई है ना, इसका मतलब है कि 3 तो असल में बड़े हैं ही हैं, 10 बच्चे इक्विवेलेंट टू 6 बड़े। और ये 6 की फिगर निकली कैसे कैलकुलेट? 10 इंटू 60%। अब ऐसा करने से हमारे पास जो एक्स निकला वो एक बड़े की कॉस्ट निकली है, बच्चे की नहीं। आल्दो कि मैंने इस इक्वेशन के अंदर बच्चे भी इस्तेमाल किए हैं, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट किसकी निकली है? एक बड़े की। ये बात मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं? एक रिकैप दे देता हूं ताकि फिर इसमें जो मेन जुमला जो आप तक पहुंचाना था, मैंने ये मिसाल ली है कि बड़े की टिकट इतनी है, छोटे की टिकट इतनी है, जो कि इसका 60% है। एक फैमिली जिसमें 3 बड़े और 10 बच्चे थे वो इसमें पार्क में गए हैं और टोटल खर्चा उनका 2700 रुपए बना, जो कि ऐसे बना है। अगर मैं ये 300 रुपए निकालना चाहूं एक्स, तो मैंने फिर सॉल्व करते हुए ये 3 तो एज इट इज लिख लिया, लेकिन ये 10 बच्चों को जो कि 60% एक्स खर्चा था, 60 को इससे मल्टीप्लाई करते, ये बच्चे 60% नहीं अंदर जा रहे थे, ये बच्चे को 60% काट के अंदर कर दो, बच्चे तो पूरे थे, खर्चे का 60%, लेकिन हमने सिर्फ कैलकुलेशन के लिए 10 को 60 से मल्टीप्लाई किया और फाइनल शक्ल क्या बनी कि 2700 रुपए 3 बड़ों का खर्चा तो है, लेकिन 10 बच्चों का खर्चा इज इक्विवेलेंट टू 6 बड़ों का खर्चा। एक बात। और दूसरी बात, मैंने इस इक्विवेलेंट बड़े इसमें रखने से जो आंसर निकाला वो एक बड़े की कॉस्ट निकली है। ये 2 चीजें हैं इसकी कंक्लूडिंग जो मैं आगे लेके जा रहा हूं। 10 बच्चे इक्विवेलेंट टू 6 बड़े, और इक्विवेलेंट बड़े काउंट करने से जो आंसर निकल रहा है वो एक बड़े की कॉस्ट निकल रही है। अगर आपको ये मिसाल समझ आ रही है, और जो मैंने आपको ये आखिरी 2 जुमले बोले हैं, अगर इसको लिखना और ये 2 जुमले लिखना चाहें तो लिख लें, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं है, वाकई कोई बात नहीं। किसी ने लिखना है तो लिख ले, फिर मैं यहां से बात कंटिन्यू करता हूं।
इसलिए फारिग देख के लग रहा है आपको कि आप लिख के फारिग हो गए हैं। तो अब जब सवाल में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा ना, मिसाल के तौर पे अगर हम जून के महीने की बात कर रहे हैं, तो प्रोसेस 1 में जून के महीने में इनपुट हुए 6000 यूनिट्स और मंथ एंड पे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 400 यूनिट्स मौजूद हैं। जो मैंने पिछली मिसाल दी उसमें 6 क्या था, असल में वो 6 बड़े नहीं थे, 10 बच्चे इक्विवेलेंट 6 बड़े, लेकिन ये आप तभी जान पाए जब आपको पता था कि बच्चे का खर्चा बड़े से 60% है, तो कर पाए थे। अब हम इसमें इन 400 यूनिट्स के बारे में ये तो जानते हैं कि मटेरियल कॉस्ट पूरी लग चुकी है, लेकिन इनको मशीन में पड़े हुए कितना टाइम गुजरा है, जितना पूरा खर्चा होना था उसका कितना हिस्सा हुआ है। जैसे अगर इनको इसी 8 घंटे की मिसाल में अभी पड़े हुए 6 घंटे गुजरे हैं, 60 नहीं भाई, 8 घंटों में से अभी 6 घंटे गुजरे हैं, 75% टाइम गुजर गया ना, तो जितनी कन्वर्जन होनी थी 75% हो चुके हुए हैं कंप्लीट। ये भी जो बात बताई थी उसी को रिलेट कर रहा हूं बेटा। हमारी इस पूरे प्रोसेस कॉस्टिंग में अंडरलाइन असम्पशन ये है कि मटेरियल एडवांस डल जाएगा, उसके बाद कन्वर्जन इवनली होगी। तो अगर ये 400 यूनिट्स इस मशीन में 8 घंटे पड़े रहने थे और अभी जून 30 रात 12 बजे, जब फैक्ट्री तो खैर चली रही थी 24 घंटे, हमने जब कट ऑफ लगाया तो इनको मशीन में पड़े हुए भी 6 घंटे गुजरे थे। कन्वर्जन वाली मेहनत इन पे कितनी हो चुकी थी, 75%। इस बात को यहां कहेंगे 75% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। और मैंने नहीं लिखा कि मटेरियल के हिसाब से, वो पूरे हैं, वो 100%। तो कन्वर्जन के हिसाब से ये 75% कंप्लीट है। आउटपुट फिर कितना हुआ, 5600 यूनिट। ये मिसाल है कि अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाए तो हम, अच्छा ये बड़े हैं कि बच्चे हैं, ये बड़े हैं, हम एक बड़े की कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं। तो एक बड़े की कॉस्ट निकालने के लिए हमें डिवाइडेड बाय इतने बड़े और 400 बच्चे इज इक्विवेलेंट टू 300 बड़े। नहीं समझे, 3 बड़े 10 बच्चे। अगर एक बड़े की कॉस्ट निकालनी है तो 2700 को डिवाइड 9 से किया था, बना था 3 बड़े प्लस 10 बच्चे इक्विवेलेंट टू 6 बड़े। और वो 6 कैसे निकाला था, 10 को इस परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया था। तो अब अगर हम इनकी पर यूनिट कॉस्ट निकालना चाहेंगे तो डिनोमिनेटर में 5600 बड़े और 400 बच्चे इक्विवेलेंट टू 300 बड़े, तो पर यूनिट कॉस्ट निकलेगी। लेकिन ये काम मटेरियल के साथ भी करना नहीं। तो अब इसकी अंग्रेजी के चूंकि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, अब ये अंग्रेजी लिख देता हूं, जनरली क्लोजिंग work in process is 100% complete with respect to material, but incomplete या partially complete with respect to conversion. Therefore cost per unit is calculated separately for direct
मटेरियल और कन्वर्जन। यानी पहले हम कल तक पर यूनिट कॉस्ट जो निकाल रहे थे उसमें मटेरियल कन्वर्जन दोनों ले रहे थे। अब क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस आ जाने की वजह से हम उसके दो हिस्से कर देंगे, मटेरियल पर अलग निकालेंगे, कन्वर्जन पर यूनिट अलग निकालेंगे। और इस काम के लिए मैंने बेशक आपको वहां इक्वेशन बना के दिखाई थी, लेकिन आपने इक्वेशन नहीं बनानी, बस वो सिर्फ समझने के लिए इतना समझ लिया, बस क्लोज। मैं आपको एक टेबुलर वर्किंग बता रहा हूं, आप जितने मर्जी चीते हो, लेकिन आपने इक्वेशन नहीं बनानी, आपने वो टेबुलर वर्किंग ही चलानी है। मैं एक टेबुलर वर्किंग सिखाने लगा हूं आपको, वो बना करेगी। फॉर दिस पर्पस डिनोमिनेटर यूनिट्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, पता है ना? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की हम एक टेबुलर वर्किंग बनाया करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी कहते हैं इसको, और मैं इसको आइंदा ना प्यार से ईपी कहा करूंगा, ईपी, ईपी, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। क्या जी? अच्छा, इनकी कॉस्ट निकालने की जरूरत क्या है? क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस हमारा स्टॉक होता है, बैलेंस शीट में दिखाना होता है, इन्वेंट्री होती है, तो जरूरत है तो उनकी कॉस्ट भी तो कुछ निकालनी है ना, उनको बैलेंस शीट में एसेट नहीं दिखाना। ये जो इक्विवेलेंट प्रोडक्ट, वो जो वहां अंग्रेजी लिखी है, वो मैं आपको एक सवाल से सिखाता हूं। वो अंग्रेजी लिखी, चले एक सवाल लिखें, उस सवाल से मैं आपको ना ये सिखाता हूं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relates to process 1 for the month of May. Following information relates to process 1 for the month of May. Direct material cost,
250,000, 2,50,000 रुपए, और इसके साथ ब्रैकेट में लिखिए 15,000 यूनिट्स, 15,000 यूनिट्स। ये क्या बताया जा रहा है? मटेरियल के साथ यूनिट्स, ये इनपुट है, क्योंकि प्रोसेस 1 का इनपुट मटेरियल है ना, तो अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के साथ यूनिट्स बता रहा हूं तो एक्चुअली इनपुट यूनिट्स बता रहा हूं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 140,000, FOH 60,000, 60,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 800 यूनिट्स, 800 यूनिट्स, और इनके साथ लिखिए ब्रैकेट में 70% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन, 70% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। मुझसे रिक्वायर्ड है नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, नंबर 2 कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, और नंबर 3 स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट करना होता है ना किसी चीज को, इवैल्यूएट, तो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन। ये जो मैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का फॉर्मेट बता रहा हूं, आप इसको ही फॉलो करिएगा, इक्वेशन के चक्कर में ना पड़िएगा, क्योंकि अभी सिर्फ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस सिखाया है, इसमें और चीजें भी आनी है, तो इसलिए टेबल में ही एडजस्ट होती जाया करेंगी। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, थोड़ी सी अंग्रेजी, यूनिट्स, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, और इक्विवेलेंट यूनिट्स। इस इक्विवेलेंट यूनिट्स के नीचे एक मटेरियल का कॉलम और एक कन्वर्जन का कॉलम। यूनिट्स, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, इक्विवेलेंट यूनिट्स, मटेरियल का कॉलम, कन्वर्जन का कॉलम। क्या जी? पर्टिकुलर्स क्या? हाँ हाँ, मैंने कहा था ना थोड़ी अंग्रेजी लिखनी है। क्या जी? स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज। अच्छा, इस सवाल में दो चीजें हैं जो इसमें लिखनी है, फिर और चीजें आती जाएंगी। एक है आउटपुट, जिसको आउटपुट कह लें, चाहे कंप्लीटेड यूनिट्स कह लें, और एक है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। कंप्लीटेड यूनिट्स कितने हैं मैंने बताया नहीं बताए, वो ढूंढ के देखें। 14222। भाई 800 अभी भी इन प्रोसेस हैं, तो फिर 14,200 बन गए। ये जो 14,200 हैं मटेरियल के हिसाब से ये पूरे हैं, यानी मटेरियल का खर्चा इन पे पूरा लग चुका है या अभी नहीं लगा, और कन्वर्जन, तो ये हर लिहाज से पूरे हैं, यानी मटेरियल के एतबार से भी और कन्वर्जन के एतबार से भी ये 14,200 ही हैं। लेकिन जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हैं तो वो 800 यूनिट्स, लेकिन उन 800 यूनिट्स को अगर हम मटेरियल की एनक लगा के देखेंगे तो वो पूरे नजर आएंगे, और कन्वर्जन की एनक लगा के देखेंगे तो वो पूरे नजर नहीं आएंगे, वो 70% नजर आएंगे।
मटेरियल के एतबार से ये पूरे 800 है और कन्वर्जन के एतबार से 560। कन्वर्जन की अनक लगा के 14,200 तो बड़े हैं, लेकिन 800 बच्चे इक्विवेलेंट टू 560 बड़े। ये होती है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ये नोटेड। अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट हमने मटेरियल और कन्वर्जन की अलग अलग कैलकुलेट करनी है। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इस तरह एक टेबल से निकालें, वैसे यहां फार्मूले में भी निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि चीजें मैंने और ऐड करनी है इसलिए ये भी बेहतर है कि आप इसको ऐसे ही चलाएं जैसे मैं चला रहा हूं। मटेरियल का कॉलम और कन्वर्जन का कॉलम, और हम इस वक्त मई के महीने का सवाल कर रहे हैं। तो करंट पीरियड कॉस्ट कितनी लगी है? मटेरियल कॉस्ट कितनी? 250,000। कन्वर्जन 2 लाख। ये हो गया न्यूमरेटर। और हमने जब मटेरियल के खर्चे की पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है तो इसका डिनोमिनेटर क्या रखेंगे? 15,000। और कन्वर्जन के पर यूनिट के लिए 760। तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 16.67 और ये जी 13.55। ये निकल आई कॉस्ट पर यूनिट जी। हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हैं, तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। कॉस्ट ये मैंने सवाल में बताई हुई है और इनको हमने डिवाइडेड बाय वो यूनिट से करना है। कन्वर्जन के लिए कन्वर्जन वाले यूनिट्स और मटेरियल के लिए मटेरियल वाले यूनिट्स, ये वाले। ये 2 लाख कहां से आया? एफओएच और लेबर को ऐड किया ना, कन्वर्जन लिखा है मैंने जी। तो लेबर एफओएच आ गया ना? हाँ हाँ करेंगे प्लस। अभी 2 टुकड़े निकालें। तीसरी चीज पूछी थी मैंने, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन जी 2 लाख। अरे कन्वर्जन होती है लेबर प्लस एफओएच, तो मैंने लेबर भी सवाल में बताई और एफओएच भी बताई, इनको ऐड किया है बस।
हाँ तक पहुंचे तो चलो आगे। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, जैसे आप खैर आप में से तो काफी बच्चे भी ग्रुप ए पहली दफा दे रहे होंगे, लेकिन जो पहले पेपर दे चुके हैं, अटेम्प्ट हुई और उस अटेम्प्ट का रिजल्ट कार्ड आया आपको, उस रिजल्ट कार्ड में क्या लिखा होगा? है हर सब्जेक्ट का नाम अलग अलग और उसके सामने नंबर तो नहीं होने चाहिए नंबर नहीं होने चाहिए। हाँ जी, पास। अच्छा, और अगर 3 दिए थे उनमें से 2 पास हो गए और एक अभी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है तो तो उसके सामने उसके नंबर लिखे होंगे। तो जैसे उस अटेम्प्ट की वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है कि उस परफॉर्मेंस उस मंथ का आउटकम क्या है, तो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन फॉर द मंथ इस प्रोसेस का आउटकम है, रिजल्ट कार्ड है। और रिजल्ट कार्ड ये है कि इस महीने में इस प्रोसेस का आउटकम क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला। रिजल्ट ये निकला कि कुछ यूनिट्स कंप्लीट हुए और कुछ इन प्रोसेस है। उनकी कॉस्ट क्या है ये बतानी होती है इसमें, यानी कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स बतानी होती है। ये एक रिपोर्ट है, ये प्रोसेस की 1 महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट है कि इस महीने में इस प्रोसेस का क्या आउटकम निकला और जो आउटकम निकला उसकी कॉस्ट क्या है। तो कंप्लीटेड यूनिट्स हुए, उनकी कॉस्ट कितनी है, कितने यूनिट्स आउटपुट हो गए और उनकी क्या कॉस्ट है, 16.67 और ये ऐड कर दिया दोनों जी, कितनी बनी 446,047। यानी जितने यूनिट्स कंप्लीट हुए उनकी टोटल कॉस्ट इतनी है। ये मटेरियल कन्वर्जन में लाइए। और दूसरा रिजल्ट ये है कि अभी सही नहीं 16.67 प्लस 13.55 क्या बना 30.22 30.22 इंटू 14,200 429,124। और दूसरा रिजल्ट यह है कि अभी कुछ इन प्रोसेस है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। इन 800 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट कितनी करें कैलकुलेट आप लोग अपने तौर पे जो समझ आता है। इन 800 यूनिट्स है ना, इन 800 की टोटल कॉस्ट निकालें, जैसे भी समझ आती है, लिख के नहीं बस कैलकुलेट कर दें। हम्म 2094। अच्छा, बेशक सारी मुझे बोल के ना बताएं, लेकिन अपने तौर पे कैलकुलेट तो करें ना। हाँ जी, 20924 और कोई यही 24176 और कुछ। हाँ जी, और कुछ 10 भी है, 10840 है, ठीक है चलो 16923। अच्छा, और अच्छा मुझे नहीं पता इनमें से सही कौन सी है। ये 20,924 कैसे निकला? 16.67 पूरा कर लिया और 13.55। अच्छा, ये जो कॉस्ट निकली है ये एक बड़े की कॉस्ट निकली है, बच्चे की कॉस्ट नहीं है, ये एक बड़े की कॉस्ट है। तो ये तो इन पे पूरा मटेरियल लग चुका है, लेकिन कन्वर्जन पूरा नहीं लगा, 70% लगा। क्या बना आंसर? हाँ जी, वो जो बाकी फिगर्स हैं बताएं, इसमें बात समझ आई है नहीं? हाँ जी, समझ आई कि नहीं? अच्छा, इसको ना ऐसे लिखने की बजाय मैं आपको
एक तरीका बताता हूं, उसी तरह ही लिखा कीजिएगा। यूनिट्स इनटू रेट कर रहे हैं ना, यूनिट्स इनटू रेट। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल में यूनिट्स क्या लिखे हुए हैं? 800। रेट क्या लिखा हुआ है? कन्वर्जन में यूनिट्स क्या लिखे हुए हैं? 560। रेट क्या लिखा हुआ है? ऐसे करिएगा, 1,333,6,7,5,8,20,924। ये होती है स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। हाँ जी, नोटेड। चलिए सवाल लिखें। Following information relates to process 1 for the month of May. Following information relates to process 1 for the month of May. Direct material cost 160,000, 1,60,000 रुपए। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 120,000, 120। FOH 80,000। इनपुट 14,000 यूनिट्स, 14,000 यूनिट्स। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जी, इनपुट मैंने बताया है 14,000, 14,000 यूनिट्स। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 600 यूनिट्स, 600। ब्रैकेट में लिखिए इसके साथ 70% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल। बहुत रेयर है, लेकिन हो सकता है कि मटेरियल 100% ना हो, ऐसा हो सकता है, बहुत रेयर है लेकिन हो सकता है। इस चैप्टर में काफी आगे जाके ऐसे सिनेरियोज लाऊंगा मैं कि जहां पर ये मटेरियल 100 से कम हो सकता है अभी। तो 70% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, 80% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। मटेरियल के एतबार से ये 70% कंप्लीट है और कन्वर्जन के एतबार से 80% कंप्लीट। ये मैं इस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की बात कर रहा हूं, है जी। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। और बस आपसे रिक्वायर्ड है अभी ये तीनों चीजें, रिक्वायर्ड है। कहीं क्या जी? आउटपुट तो मैंने बताई नहीं हो।
ज्यादा देर हो गई यार तो। कंप्लीटेड यूनिट्स 13400 कंप्लीटेड तो कंप्लीटेड है। ये जो वर्क इन प्रोसेस है मटेरियल के एतबार से ये 70 है और कन्वर्जन के एतबार से 80 है। 420 480 160 11.58 14.41 57 है। 577 है ना, 258 हुआ फिर 13400 into 11.58 plus 14.41 34266 420 into 11.58 और 480 into 14.41 4864 781। चलें कल ओपनिंग करके प्रोसेस करा।